जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी विश्वविद्यालय हैं उन सभी विश्वविद्यालयों में बीए फिफ्थ सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर 1 पेपर का नाम क्या है? रीजनल जियोग्राफी। पेपर कोड क्या है? GEO 301, जिसका एग्जाम 17 दिसंबर 2024 को होने वाला है। तो इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर का है। हालांकि ये जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का नहीं है। मुझे कहीं भी पेपर नहीं मिला और किसी भी बच्चे ने टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पर अभी तक पेपर नहीं भेजा है। तो अभी भी परसों आप लोगों का एग्जाम है 17 तारीख को, तो अभी भी आप लोग भेज सकते हैं कल तक। ठीक है, कल तक अगर आप लोग भेज देंगे तो भी मैं आप लोगों का पेपर सॉल्व करा करके दे दूंगा। ठीक है, GEO 301 का चाहे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का। ठीक है, अगर आपके पास पेपर है तो पेपर भेज सकते हैं, मैं सॉल्यूशन करा दूंगा। ये दूसरे विश्वविद्यालय का पेपर है तो क्या सर जी हमारे एग्जाम में आएगा? बिल्कुल आएगा। देखिए, पेपर का नाम आपका पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जगह एक ही बुक पढ़ाया जाता है, एक ही बुक पढ़ाया जाता है, लेकिन जो आपका पेपर है, ठीक है, जो क्वेश्चन सेट करे जाते हैं वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। हालांकि सभी जो बुक होते हैं वो सभी सेम पढ़ाए जाते हैं, सिलेबस सभी का सेम है। ठीक है, तो आप लोग क्लास को ले सकते हैं, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप लोग पेपर देख के बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सिमिलर हैं, आपके जो बुक है उसमें मिल रहे होंगे। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जियोग्राफी पेपर 1 है। पेपर का नाम है रीजनल जियोग्राफी। 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है, तो आपके एग्जाम में आने की संभावना है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर है आप लोगों का। मानव विकास सूचकांक में कौन से आयाम सम्मिलित हैं? मानव विकास सूचकांक में दोस्तों स्वास्थ्य, शिक्षा और दीर्घायु, ठीक है, लॉन्ग लाइफ एजुकेशन और हेल्थ, ये तीनों शामिल होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है दूसरे का। चले तीसरा प्रश्न देखिएगा, आपका क्या पूछा गया है। चक्रीय कार्यकरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे, बताइए कौन है भैया? कौन है बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल, देखे जो गुन्नार मेंडल है दोस्तों, ये चक्रीय कार्यकरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे। और ये जो चक्रीय कार्यकरण सिद्धांत है गुन्नार मेंडल ने कब दिया था ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा 1944 में। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्या पूछा गया है। देखिए, वृद्धि ध्रुव संकल्पना प्रस्तुत की किसने की है बताने का प्रयास करेंगे। हु हैज प्रेजेंटेड द ग्रोथ पोल कॉन्सेप्ट? ग्रोथ पोल, जो ग्रोथ पोल कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है? बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर है एफ पैरोक्स ने दिया है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर चौथे का। चलिए पांचवा प्रश्न आपका क्या पूछा है। किसने कहा? ये एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, ये किसके द्वारा कहा गया है? ध्यान रखिएगा। प्रकृति मानव की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है लेकिन उसके लालच की नहीं। तो ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी के द्वारा जारी किया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। इन्होंने यही कहा था कि जो प्रकृति है ये मानव की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है लेकिन मानव के जो लालच होते हैं उसको कभी पूर्ति नहीं कर पाएगी। ठीक है, चले देखिए कुछ आसान भाषा में भी समझने का प्रयास करिएगा ताकि आपको अच्छे से एग्जाम में समझ में आए। ठीक है, चले कोर परिधि मॉडल का निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? देखिए ये आपके बुक में होगा 100%। ठीक है, तो ये सिमिलर है, सभी जितने भी उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी में सेम पढ़ाए जाते हैं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सर जी ये दूसरे विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है तो हम क्यों देखें? बिल्कुल देखिए, लास्ट तक देखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इससे मिलते जुलते आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे और हूबहू क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और ऐसा कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं होता है दोस्तों जिससे एग्जाम में प्रश्न ना आए। ठीक है, केवल सोशियोलॉजी को छोड़ा करके जो दूसरा पेपर आपका हुआ था SOC 202 का, ठीक है, उसमें एक भी प्रश्न नहीं आए थे प्रीवियस ईयर के DDU से, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें छठवां प्रश्न आपका, कोर परिधि मॉडल का निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? तो इसको प्रतिपादन करने वाले जे फ्रीडमैन है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर छठे का। चलिए सातवां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। जे फ्रीडमैन ने अपनी कोर उपांत संकल्पना में कितनी अवस्थाओं को सम्मिलित किया है? 4 अवस्थाओं को सम्मिलित किया है। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? पूर्व औद्योगिक अवस्था है, संक्रमणकालीन अवस्था है, औद्योगिक अवस्था है और उत्तर औद्योगिक अवस्था है। ये बात ध्यान रखिएगा, 4 प्रकार के इन्होंने अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, कोर पेरिफेरल मॉडल एक स्थानिक रूपक है जो एक उन्नत केंद्र और कम विकसित परिधि के बीच के संबंध को समझाता है। ठीक है, इसे किसी विशेष देश या पूंजीवादी देश के बीच के संबंधों पर लागू किया जा सकता है। ठीक है ना, चले आप सभी से रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन पेपर को आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, ताकि आपके जो भी दोस्त हैं
वो भी इस क्वेश्चन पेपर को देख लें ताकि एग्जाम में हेल्प हो सके कुछ भी, ठीक है। बाकी आप लोग तो पढ़ ही रहे होंगे। चले 8वां प्रश्न आपका निम्नलिखित, अच्छा इसका मैं ECO 202 भी 302 जो है उसके लिए भी मैं कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पेपर आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये आपका अपना ही चैनल है। पर्सनली मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए यानी BA सेमेस्टर वाला दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही मेहनत करता है, बहुत ही ईमानदारी से, तो जिम्मेदारी से मेहनत करता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। और आप लोग देख ही रहे होंगे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की क्लासेस कंटिन्यू आप लोगों के आ रहे हैं। इसी तरह सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के भी क्लासेस आपके मैं कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। चले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। चले 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जानबूझकर असंतुलित विकास की नीति की वकालत की? जानबूझकर किसने करी थी? तो ये जानबूझकर किए थे, किसने किए थे? ये हर्षमान ने, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जानबूझकर असंतुलित विकास की नीति की जो वकालत किए थे ये हर्षमान ने की थी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा। चले ठीक है, चले इसमें अगला प्रश्न देखिएगा आपको क्या पूछा गया है। 9वां प्रश्न है आप लोगों का, समता, यहाँ खाली स्थान भरना है। समता से वस्तुओं तथा सेवाओं के आवंटन से संबंधित होती है। कौन संबंधित होती है? तो जो निष्पक्षता है, न्यायपूर्ण है दोस्तों, ये समता, ठीक है। समता जो है निष्पक्षता या फिर न्यायपूर्ण से वस्तुओं तथा सेवाओं के आवंटन से संबंधित होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन देखिएगा। 10वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक विकास के आर्थिक संकेतकों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये तो सम्मिलित है। बाल मृत्यु दर में कमी, ये भी सम्मिलित है। विकास के आर्थिक संकेतकों के अंतर्गत ये सम्मिलित है, ठीक है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, ये भी सम्मिलित है। यानी जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका दोस्तों, रोजगार बाजार में महिला भागीदारी में कमी, ये आपका, ठीक है, ये क्या है? ये आपका, ठीक है, विकास की आर्थिक संकेतकों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 11वां नंबर प्रश्न है, सामाजिक विकास का कौन एक संकेतक नहीं है? तो प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी जो होती है सामाजिक विकास के संकेतकों में शामिल नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो 2022-2021 में क्वेश्चंस पूछे गए थे DDU में, उसके लिए मैं एक अलग से क्लास प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चले ताकि आप लोगों को और भी हेल्प हो सके। 12 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की जनसंख्या संबंधी विशेषता नहीं है? कौन नहीं है? तो जनसंख्या, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर जो होती है साथियों, ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की जनसंख्या संबंधी विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र समरूपी या फिर समांगी प्रदेश है? तो बताने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें जो राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश है, नहीं सॉरी फॉर दिस, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र समरूपी यानी समांगी प्रदेश है? समांगी प्रदेश पूछा है तो ध्यान रखेंगे जो असम घाटी है और दिल्ली महानगर क्षेत्र है, इन दोनों में से कोई एक आंसर आपका राइट है। यहाँ पर मुझे 100% गारंटी है मेरी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है असम घाटी आपका इसमें राइट होना चाहिए क्योंकि यहाँ समांगी प्रदेश के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। बाकी 13 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखेंगे, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का ध्यान से देखेंगे, पूंजी की कमी, बेरोजगारी तथा तकनीकी पिछड़ापन सामान्यतः पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो यह अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। देखिए क्षमता का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? जो क्षमता का संबंध है इन चारों में से किससे है? तो ध्यान रखिएगा जो संसाधनों का अधिकतम उत्पादन तथा आवंटन है ये आपके क्षमता का संबंध से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 15 का, ठीक है। क्षमता का संबंध निम्नलिखित में से एक से है, किससे है? संसाधनों का अधिकतम उत्पादन तथा आवंटन, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन है 16 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो देखिए जो आपका विकसित तकनीक है दोस्तों, ठीक है, डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, ये आपके अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 16 का, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या है, समपोषणी विकास का लक्ष्य किस पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को न्यूनतम करना है? अर्थव्यवस्था को यानी इकोनॉमी को,
इन्वायरमेंट को यानी पर्यावरण को, या फिर सोसाइटी यानी समाज को, या फिर सभी को? बताइए। समपोषणीय विकास का लक्ष्य किस पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को न्यूनतम करना है? तो ये आपका सभी पर है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न है, ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। देखिए ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, ब्रंटलैंड आयोग। तो जो ब्रंटलैंड आयोग है दोस्तों, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है, ठीक है, समपोषित विकास से। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 18 का। प्रश्न नंबर 19 क्या है? भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। भारत की जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? सामाजिक, आर्थिक तथा पारिस्थितिकी समता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त है। तो समपोषणीय विकास है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सी ऑप्शन आपका राइट है 20 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्या है? भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो 1956 से लेकर के 1961 है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 21 का। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन विकास की आधुनिक संकल्पना है? विकास की आधुनिक संकल्पना दोस्तों इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, आर्थिक विकास। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 22 का। चलिए प्रश्न नंबर 23 क्या पूछा गया है? भारत में बहुस्तरीय नियोजन के कितने स्तर मान्य हैं? भारत में बहुस्तरीय नियोजन के कितने स्तर मान्य हैं? तो कुल 5 स्तर मान्य हैं। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 23 का, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या है? 24 नंबर प्रश्न है आपका, किस प्रदेश में भाषा, धार्मिक विश्वास, खान पान, पहनावा, रीति रिवाज को आधार बनाया जाता है? तो ये आधार बनाया जाता है सांस्कृतिक प्रदेश में, ठीक है, कल्चरल रीजन में। बी ऑप्शन आपका राइट है 24 का। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखेंगे क्या पूछा गया है? प्रदेशों के सीमांकन में गुरुत्वाकर्षण संबंधों में मॉडल, गुरुत्वाकर्षण संबंधी मॉडल किसने दिया? ठीक है, देखिए माँ अलग लिखा, डल अलग दिए। चलिए कोई बात नहीं है। प्रदेशों के सीमांकन में गुरुत्वाकर्षण संबंधी जो मॉडल है ये किसने दिया है? तो इसको देने वाले जो हैं वो आपके जे रैली हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 25 का। प्रश्न नंबर 26 आप लोगों का पूछा गया है, डी ह्यूइटलसी ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है? तो इन्होंने कुल 13 प्रदेशों में विभाजित किया है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 26 का। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे आपका क्या पूछा गया है? भारत के किस नियोजन प्रदेश को खनिज संसाधनों का भंडार कहा जाता है? तो ये छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 28 नंबर प्रश्न क्या है? प्रादेशिक विविधता मुख्यतः निम्नलिखित कारण से होती है। किस कारण से होती है? प्राकृतिक संसाधन आधार के कारण, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स बेस के कारण। ए ऑप्शन राइट है 28 का। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो लेह लद्दाख है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 29 का, ठीक है। राजस्थान में भी कम बारिश होता है लेकिन सबसे कम बारिश लद्दाख में होता है, राजस्थान से भी कम, ठीक है। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, रोस्टोव ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है? तो इन्होंने आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है कुल 5 भागों में विभाजित किया है। सी ऑप्शन आपका राइट है 30 का। प्रश्न नंबर 31 आप लोगों का पूछा गया है, प्रादेशिक नियोजन की अवधारणा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो पी गिडिंग्ज है, ठीक है, पी गिडिज है। ए ऑप्शन आपका राइट है पी गिडिंग्ज। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा, 32 नंबर है, असंतुलित विकास का सिद्धांत, ठीक है, असंतुलित विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो हर्षमैन ने प्रतिपादित किया था। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 32 का। प्रश्न नंबर 33 क्या है? कार्यात्मक प्रदेशों के वास्तविक सीमांकन के लिए सामान्यतः प्रयुक्त तकनीक है। कौन सी तकनीक है? तो प्रवाह तथा गुरुत्वाकर्षण विश्लेषण, ठीक है, फ्लो एंड ग्रेविटेशनल एनालिसिस। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 34 है, मानव विकास सूचकांक को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसको विकसित करने का जो श्रेय है महबूब उल हक को जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। चलिए प्रश्न नंबर 35 क्या पूछा गया है? नीति आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट है 35 का।
चलिए प्रश्न नंबर 36 क्या है? प्रसार तथा प्रतिक्षिप्त, ठीक है, प्रसार तथा प्रतिक्षिप्त प्रभाव की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? तो गुनार्ड मेंडल ने और A.O. हर्समैन ने, इन दोनों लोगों ने किया था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस है गुनार्ड मेंडल है। कैसे? देखिए ये दोनों स्वीडिश अर्थशास्त्री गुनार्ड मेंडल और A. हर्समैन ने 1950 के दशक के अंत में प्रसार और बैकवास प्रभावों की अवधारणा को रेखांकित किया था। ठीक है, देखिए जो प्रसार प्रभाव है ये शहरी क्षेत्रों के निकट होने के सकारात्मक प्रभाव होते हैं, और जो बैकवास प्रभाव होता है, ठीक है, ये यानी प्रतिक्षिप्त जो प्रभाव होता है ये शहरी क्षेत्र के निकट होने के नकारात्मक परिणाम होते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट है, ये बात ध्यान रखिएगा। 36 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा गया है? बम्बई योजना कब बनाई गई? तो जो बम्बई योजना है दोस्तों ये बनाई गई थी 1944 में। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 37 का। प्रश्न नंबर 38 क्या है आप लोगों का? प्रादेशिक नियोजन का प्रमुख जोर होता है। प्रादेशिक नियोजन का जो प्रमुख जोर होता है वो क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। चलिए 39 नंबर प्रश्न क्या है आपका? गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया भैया? बिल्कुल 5वीं पंचवर्षीय योजना में। सी ऑप्शन करेक्ट है प्रश्न नंबर 39 का। प्रश्न नंबर 40 आपका क्या पूछा गया है? मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वोदय योजना के प्रतिपादक थे। M.N. राय थे, जयप्रकाश नारायण थे, जवाहरलाल नेहरू या दयानंद सरस्वती? बताइए, मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वोदय योजना के प्रतिपादक कौन थे? ये जयप्रकाश नारायण थे। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसने प्रदेश को प्राकृतिक प्रदेश के रूप में परिभाषित किया? किसने किया है? तो हर्बर्टसन ने किया। ठीक है, सॉरी हर्बर्टसन ने किया। ठीक है, देखिए हिंदी वाला थोड़ा कठिन हो गया, इंग्लिश वाला आसान है। चले ध्यान रखेंगे, निम्न में से किसने प्रदेश को प्राकृतिक प्रदेश के रूप में परिभाषित किया है? हर्बर्टसन ने। ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 42 है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 43 आपका, राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन कलकत्ता द्वारा, ठीक है, कलकत्ता द्वारा भारत कितने प्रथम व द्वितीय क्रम के आर्थिक प्रदेश में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 4 व 15। ठीक है, कैसे? देखें, जो राष्ट्रीय मानचित्र संगठन कलकत्ता है ये भारत को 4 प्रथम क्रम के आर्थिक क्षेत्र यानी फर्स्ट ऑर्डर इकोनॉमिक रीजन और 16वां यानी द्वितीय क्रम के आर्थिक क्षेत्र जिसे सेकंड ऑर्डर इकोनॉमिक रीजन कहते हैं, ठीक है, इसमें विभाजित किया गया है। यह विभाजन भौतिक एवं आर्थिक विशेषताओं के आधार पर किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय विकास की योजना में सहायता करना। प्रश्न नंबर आपका 44 क्या पूछा गया है? ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य के रूप में संतुलित प्रादेशिक विकास पर बल दिया गया है? तो ये बल दिया गया है तृतीय योजना पर। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 44 का। प्रश्न नंबर 45 क्या पूछा गया है? सन 1988 में योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया? तो कुल 15 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। ए ऑप्शन आपका राइट है 45 का। चलिए प्रश्न नंबर 46 क्या पूछा गया है? ध्यान रखेंगे, भारत में सामुदायिक विकास के बहुस्तरीय ढांचे में निम्नलिखित में से कौन सा निम्नतम स्तर है? तो सबसे निम्नतम स्तर विकास खंड स्तर होता है, ब्लॉक लेवल होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 47 क्या है? 47 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है? प्रदेश के सीमांकन के लिए गुरुत्व मॉडल किसके द्वारा दिया गया? गुरुत्व मॉडल आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल देखिए होमर हायट के द्वारा दिया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है 47 का। चलिए प्रश्न नंबर 48 क्या है? प्रादेशिक भूगोल का जन्मदाता किसको माना जाता है? प्रादेशिक भूगोल का जन्मदाता, देखिए इसमें किसको माना जा सकता है? इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है प्रादेशिक भूगोल का जन्मदाता कौन है। इसमें मैं आपको कुछ बता देता हूँ, इन चारों ऑप्शन में आप अपने हिसाब से बताएंगे, ठीक है। देखिए जो हिकैटियस है इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने दुनिया का पहला व्यवस्थित विवरण दिया था, ठीक है। और जो वारेनियस हैं, ठीक है,
इन्होंने भूगोल को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो प्रादेशिक भूगोल के जन्मदाता हैं वो बर्नहार्डस वारेनियस को माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक जियोग्राफिया जर्नलाइज जो 1650 में इन्होंने लिखा था, इसको दो भागों में विभाजित किए थे। पहला था सामान्य भूगोल जिसे जनरल जियोग्राफी कहते हैं, और दूसरा है विशेष या प्रादेशिक भूगोल जिसे रीजनल जियोग्राफी कहते हैं। इसके हिसाब से देखा जाए तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होना चाहिए। बाकी आप लोग प्रश्न नंबर 48 को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। ठीक है, बाकी जो आपके होमर हैं इन्होंने अपने महाकाव्य में भौगोलिक विवरण दिए थे, और जो पाइथागोरस हैं, ठीक है, ये एक गणितज्ञ और दार्शनिक थे जिन्होंने भूगोल के विकास में योगदान दिया था। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 49 है, प्रमुख नगर की संकल्पना को किसने दिया? प्रमुख नगर की संकल्पना को देने वाले जेफरसन है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 49 का। चलिए प्रश्न नंबर 50 क्या है, प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन के लिए कंपोज शब्द का प्रयोग किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया? तो ये किया गया है डी विटलसी के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 50 का। प्रश्न नंबर 51 क्या है, रिले का फुटकर व्यापार मॉडल संबंधित है कृषि से, पशुपालन से, ग्रामीण क्षेत्र सीमांकन से या नगरीय क्षेत्र सीमांकन से? रिले का फुटकर व्यापार मॉडल किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन आपका इसमें राइट है, एग्रीकल्चर से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, प्राकृतिक प्रदेशों के निर्धारण में किन किन तत्वों को शामिल किया जाता है? ध्यान रखेंगे, संरचना, उच्चावच और जलवायु, इन सभी को शामिल किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फ्रीडमैन की क्रोड परिधि बाह्य संकल्पना निम्न में से किस प्रकार के उद्योगों के विकास के लिए अच्छी है? तो ये आपका ग्रामीण उद्योगों के लिए अच्छी है। ठीक है, रूरल के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं पीटर हैगेट। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 55 क्या है, 55 नंबर, आरपी मिश्रा के द्वारा विकास ध्रुव मॉडल का 5वां चरण कौन सा है? तो 5वां चरण ग्रामीण केंद्र है। डी ऑप्शन आपका राइट है, रूरल सेंटर। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नगर एवं ग्राम नियोजन उपागम की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन से हुई थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, संपोषित संसाधन उपयोग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग IUCN संगठन द्वारा कब किया गया? 1980 में। ये ऑप्शन आपका राइट है, 57 का। प्रश्न नंबर 58 पूछा गया है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का मॉडल किस देश से अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया है रूस से। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 59 नंबर, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR नियोजन बोर्ड में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो आपका हिमाचल प्रदेश है ये आपका सम्मिलित नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है, 59 का। एक सेकेंड, प्रश्न नंबर 48 एक बार और देखेंगे। हाँ चले ठीक है। चले 59 नंबर हम लोग पढ़ चुके। प्रश्न नंबर 60 आप लोगों का पूछा गया है, किस नगर नियोजक ने सर्वप्रथम महानगरीय प्रदेश को नियोजन इकाई के रूप में प्रयुक्त किया? तो ये किया है पैट्रिक गिडीस ने। सी ऑप्शन आपका राइट है, 60 का। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 61 क्या है, प्रदेश अच्छे सेवक लेकिन बुरे स्वामी होते हैं, यह किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका है? CC कार्टर का है। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 61 का। चलिए प्रश्न नंबर 62 क्या है, भारत में नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है? भारत में जो नियोजन है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया इज, बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, देखें, कल्याणकारी राज्य है, आत्मनिर्भर है और राष्ट्रीय आय में वृद्धि है। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, वेलफेयर स्टेट है, सेल्फ रिलायंस है और इंक्रीज इन नेशनल इनकम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका,
किसने प्रादेशिक नियोजन की दार्शनिक आधारशिला रखी? तो ये रखे हैं बेंटन मैकॉय ने। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 63 का। प्रश्न नंबर 64 आपका पूछा गया, मानव विकास सूचकांक SDI प्रतिवर्ष कौन सी संस्था जारी करती है? तो ये UNDP जारी करती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है 64 का। चलिए प्रश्न नंबर 65 क्या है? प्रादेशिक नियोजन की चार्डविक विधि 1971 कितनी अवस्थाओं में विभाजित की गई थी? तो ये कुल अवस्था थी इसकी 5 अवस्था में विभाजित की गई थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है? कृषि प्रधानता सम्मिलित नहीं है, एग्रीकल्चर डोमिनेंस संबंधित नहीं है। ये ऑप्शन आपका राइट है 66 का। ठीक है, बाकी जो आपका पूंजी की प्रधानता है यह अर्थव्यवस्था में वित्तीय संसाधनों और निवेशों का महत्वपूर्ण योगदान दर्शाता है। और जो उच्च जीवन प्रत्याशा है यह उच्च स्वास्थ्य सेवाओं और जीवन स्तर को दर्शाता है। और जो औद्योगिक क्षेत्र की प्रधानता है यह इसमें कृषि से अधिक उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान होता है। ठीक है, कृषि प्रधानता एक विकासशील या अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है जहां अधिकांश श्रमिक कृषि में लगे होते हैं और कृषि से GDP का अधिक हिस्सा आता है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर आपका 67 क्या है? कृषि क्षेत्र है, प्राकृतिक प्रदेश है, नोडल प्रदेश है, समरूपी प्रदेश है या कार्यात्मक प्रदेश है? बताइए। फंक्शनल रीजन है, फॉर्मल रीजन है, नोडल रीजन है या नेचुरल रीजन है? कृषि क्षेत्र कैसा रीजन है? बिल्कुल कार्यात्मक प्रदेश है। ठीक है, फंक्शनल रीजन है। डी ऑप्शन आपका राइट है 67 का। चलिए 68 नंबर प्रश्न क्या है आपका? सतत विकास का अर्थ है, सतत विकास का अर्थ होता है पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नियोजन प्रदेश एक ऐसी क्षेत्रीय इकाई होती है जिसका सीमांकन निम्नलिखित में से एक आधार पर किया जाता है। किस आधार पर किया जाता है? जलवायु के आधार पर। ये ऑप्शन आपका राइट है 69 का। चलिए 70 नंबर प्रश्न क्या है? सतत विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो जो सतत विकास है तो इनमें से कोई नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन क्या है? सतत विकास लक्ष्य SDGs जिसे 2030 तक प्राप्त करना है, इसमें कितने लक्ष्यों को समाहित किया गया है? कुल इसमें 17 लक्ष्य हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। ये कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 71 है, सतत विकास लक्ष्य SDGs जिसे 2030 तक प्राप्त करना है, इसमें कितने लक्ष्यों को सम्मिलित किया गया है? यही क्वेश्चन 2 बार आ गया। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। लगता है 2 बार आपका इसमें आ गया है। चलिए कोई बात नहीं। स्वतंत्र भारत का प्रथम नियोजित नगर है, स्वतंत्र भारत का प्रथम नियोजित नगर चंडीगढ़ है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, न्यू एक्सप्लोरेशन ए फिलोसॉफिकल ऑफ रीजनल प्लानिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं बी मैकॉय। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 74 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में आर्थिक जुड़ावों की आंतरिक संबद्धता मिलती है? तो ये मिलती है आपकी कार्यात्मक प्रदेश में। ठीक है, फंक्शनल रीजन में। बी ऑप्शन आपका राइट है 74 का। प्रश्न नंबर 75 क्या पूछा गया है? एडविन लुटियंस उत्तर भारत के किस बड़े शहर के वास्तुकार थे? तो ये दिल्ली के थे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 75 का। जल्दी मिलते हैं साथियों आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।